नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कंप्लीट PYQ सीरीज़ का पार्ट 1 है। हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट PYQ सीरीज़ में 100 MCQ सॉल्व कर लिए थे। तो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। द्वितीय क्रिया में लगे श्रमिकों को जाना जाता है, मीन्स नीले कॉलर के रूप में, लाल कॉलर के रूप में, श्वेत कॉलर या सुनहरा कॉलर। तो यहाँ एक वर्ड आया है द्वितीय क्रिया और एक वर्ड आपको नया दिख रहा है कॉलर। ये दोनों चीज़ें को हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है द्वितीयक क्रिया। क्या होता है यह द्वितीयक क्रिया? तो द्वितीयक क्रिया में मतलब जो प्राथमिक क्रिया होता है जिसमें माइनिंग, खनन, कृषि कार्य जो होता है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो कच्चे माल के रूप में वस्तु प्राप्त होती है, जब उसे हम मॉडिफाई करके उसे विनिर्माण करके जब हम एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तब उसे हम लोग द्वितीयक क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को हम लोग द्वितीयक क्रिया कहते हैं। मतलब कि प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल के रूप में जो वस्तु प्राप्त होती है उसे हम लोग विनिर्माण की प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसी क्रिया को हम लोग द्वितीयक क्रिया कहते हैं। अब एक कॉलर शब्द है। कॉलर शब्द क्या है? तो जो श्रमिक या जो मजदूर या जो लोग द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल होते हैं उन लोगों को एक कॉलर नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है। तो जब प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, ये चारों क्रियाओं में जो लोग लगे होते हैं इन लोगों को अलग अलग नाम दिया गया है, उन्हें कॉलर की संज्ञा दी गई है। तो जो लोग प्राइमरी एक्टिविटी में मतलब प्राथमिक क्रिया में जो लगे होते हैं उसे हम लोग रेड कॉलर कहते हैं। क्या? रेड कॉलर। ठीक है। और जो सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्रिया में लोग लगे रहते हैं उसे हम लोग ब्लू कॉलर कहते हैं, मीन्स नीले कॉलर। ठीक है। जो लोग टर्सरी में यानी तृतीय क्रियाकलाप में लगे रहते हैं उसे हम लोग पिंक कॉलर कहते हैं। और जो लोग क्वाटनरी यानी कि चतुर्थक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं उसे हम लोग वाइट कॉलर के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस गणितीय वक्र द्वारा किसी दिए गए वितरण हेतु विचलन की दृश्य सीमा को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंज कर्व। अब लॉरेंज कर्व क्या होता है? तो जो लॉरेंज कर्व है, इस लॉरेंज कर्व को सबसे पहले एक मैक्स लॉरेंज नाम के प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने इस कर्व को दिया था। ठीक है। कौन से थे? तो मैक्स लॉरेंज। मैक्स लॉरेंज। ठीक। अब ये लॉरेंज कर्व क्या होता है? तो जब किसी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, जब किसी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है तो जब उस डेटा में कुछ विचलन होता है, मीन्स डेविएशन होता है, तो उस डेविएशन को, उस विचलन को हम लोग दिखाने के लिए एक लॉरेंज कर्व का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग लॉरेंज कर्व कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो डेविएशन होता है यानी कि किसी भी डेटा में अगर डेविएशन है, विचलन है, डाइवर्सिफिकेशन है, तो उसे हम लोग दर्शाने के लिए लॉरेंज कर्व का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित फसलों में से भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फलों की खेती। अब
ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है कहाँ, तो इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं मैप लाना भूल गया, तो इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, यानी कि जो भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिसमें कि फ्रांस आ जाता है, ठीक है, फ्रांस, इटली आ जाता है, यूनान आ जाता है, तुर्की आ जाता है, सीरिया आ जाता है, इजराइल आ जाता है, ठीक है। और जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है वो आ जाता है, और साउथ अमेरिका का अगर चिली और अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ यानी कि दक्षिण का जो भाग है वो सब क्षेत्र ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में आ जाते हैं, ठीक है। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता क्या है, तो इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है, ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है, और वर्षा यहाँ शीतकाल में होती है, ठीक है। अब चूँकि जो वर्षा शीतकाल में होती है और ग्रीष्म काल में नहीं होती है, तो यहाँ एक भूमध्य सागरीय जलवायु का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस जलवायु में खट्टे फलों का जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है। इसलिए जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में खट्टे फलों का उत्पादन, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गया, इन सारी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब जो खट्टे फसलों का जो उत्पादन होता है ना, तो इसका प्रयोग वाइन इंडस्ट्री में, शराब के उद्योगों में अधिक होता है। तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये शराब उत्पादन में अग्रणी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ये कथन किनका है? तो आई होप कि ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, तो आंसर आप लोगों को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिमरमैन। जिमरमैन ने ही ये कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। कोई भी वस्तु हमारे लिए संसाधन तब तक नहीं है जब तक कि हम उसका उपयोग या हमारे लिए वो उपयोगी ना हो। इसीलिए जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। कोई भी सोना अगर कहीं पड़ा हुआ है तो कोई काम का नहीं है जब तक कि हम उसे अपना काम में उपयोग ना करें, ठीक है। तो यही था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में पूछ रहा है किसी प्रदेश की किस चीज़ के लिए, तो कृषि दक्षता मापन। अब यहाँ एक वर्ड जो आया है ना, कृषि दक्षता, तो कृषि दक्षता होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो पहले हम इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फसलों की उपज। अब समझने का प्रयास करते हैं कि कृषि दक्षता क्या होती है, ठीक है। तो कृषि दक्षता का सिंपल सा मीनिंग है मिट्टी की उत्पादन क्षमता, मिट्टी की उत्पादन क्षमता, यानी कि इस जो मिट्टी है उसमें जो उर्वरा शक्ति है वो कितनी है। तो किसी भी प्रदेश का जो कृषि दक्षता का मापन होगा तो वो क्या उर्वरक का उपयोग से हो सकता है क्या, उपभोग से नहीं। कृषिगत श्रमिकों से इसका मापन हम कर सकते हैं क्या, नहीं। बीजों की किस्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फसलों की उपज से, फसल का उपज ही बताएगा कि कोई भी प्रदेश का जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कितना फर्टाइल है, कितना उपजाऊ है, और उसी उपजाऊपन के कारण ही हम लोग कृषि दक्षता का मापन कर सकेंगे। आई होप कि क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द ज्योग्राफी ऑफ पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एन.जे. स्पाइकमैन, ठीक है। अब स्पाइकमैन ये जो द ज्योग्राफी ऑफ पीस नामक पुस्तक जो लिखे थे, इस पुस्तक को इन्होंने 1944 में लिखी थी, ठीक। अब यही जो पुस्तक है द ज्योग्राफी ऑफ पीस जो 1944 में लिखे थे, इसी पुस्तक में इन्होंने एक
थ्योरी दिया था, सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग रीमलैंड कहते हैं। क्या? रीमलैंड। हम लोग इस थ्योरी को भी अच्छे से कवर करेंगे एक स्पेशल सेशन में। उसके लिए एक सेपरेट सेशन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? अब जहाँ भी वर्ड संसाधन का आए तो आपको कहाँ पे जाना है, किनके पास? तो संसाधन की बात करते हैं जिमरमैन, तो हम तो उन्हीं के पास जाएंगे ना। तो जहाँ संसाधन की बात आए, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, या सबसे बड़ा मनुष्य का ज्ञान ही संसाधन है, इस तरह की बातें घुमा फिरा कर प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो जो जिमरमैन है, इन्हीं के साथ एक मिचेल नाम आ जाता है। तो आप कंफ्यूज में ना हो जाएं कि मिचेल तो नहीं होना चाहिए। तो जिमरमैन के साथ इनके जो विचार था जिमरमैन का, उनसे ये भी प्रभावित थे, उनको ये भी समर्थन दिए थे, इसलिए साथ में मिचेल भी आए हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कोई एक रिसोर्स है, संसाधन है, अब उसका डेवलपमेंट जो होगा, उसका जो विकास होगा, वो कौन से कारक पर डिपेंडेंट होगा? आखिर कोई रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, अच्छा पहले हम बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो तो देखते हैं, जो फर्स्ट है मानव की बुद्धिमत्ता पर। सपोज आपके पास बहुत सारा रिसोर्स है, लेकिन आपके पास बुद्धि ही नहीं है, उस संसाधन का विकास करने के लिए आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो क्या उस संसाधन का डेवलपमेंट हो पाएगा, विकास हो पाएगा? नहीं। तो मानव की बुद्धि भी जरूरी है। अब मानव की संस्कृति पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मानव जिस कल्चर में रहता है, ठीक है, उस कल्चर में जो भी रिसोर्सेस हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये संस्कृति ही है जो उस रिसोर्स को बढ़ावा देगा। तो ये भी करेक्ट है। अब मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज यूरोपियन कंट्री अधिक डेवलप्ड हैं। क्यों? उनके पास यही जो साइंटिफिक नॉलेज है और जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, इसमें वो माहिर हैं। इसी के कारण आज वो डेवलप्ड हैं और लेस रिसोर्स होते हुए भी मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और एक चीज़ और, प्रश्न संख्या 9 करने से पहले सेशन को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो अगर पहली बार देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपका हर कमेंट से, आपका हर एक लाइक से, आपका हर एक सब्सक्राइब से हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए हम कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। आई होप कि आप वीडियो जो देख रहे हैं ना, यूट्यूब में आप कहीं भी वीडियो देख लीजिए, इस तरह का कंटेंट आपको बहुत कम ही जगह प्रोवाइड किया जाता है। वो भी आपको पीडीएफ नहीं मिलता है कहीं, जबकि हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा अधिक लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? ध्यान से पढ़िएगा। आर्थिक भूगोल अब कौन सी विषय की ये शाखा है, ठीक। तो इसे समझाने के लिए हम एक और स्लाइड ऐड किए हैं। अब ध्यान से पढ़िए। जो भूगोल है, इसकी दो शाखाएं हैं। पहला तो है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या आता है? भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और मृदा भूगोल, इन सब चीज़ें जो फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। अब मानव भूगोल में देखें तो आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल।
तो अब प्रश्न को देख लीजिए कि प्रश्न में क्या पूछा है। तो आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, आर्थिक भूगोल, ये रहा आपका मानव भूगोल की शाखा है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मानव भूगोल की शाखा ही है ना आर्थिक भूगोल। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आया है नवीकरणीय संसाधन। रिसोर्स तो समझते हैं, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे या जो मानव की ज़रूरत है उसके लिए वो संसाधन उपलब्ध कराए या वो हमारे लिए उपयोगी हो, तो वो संसाधन कहलाता है ना। तो अब यहाँ पूछा है नवीकरणीय संसाधन। तो ये नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन को ही हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब क्या कि जिस संसाधन को हम लोग बार बार रिपीट करें, यानी कि रिपीट नहीं उपयोग करें, जिस संसाधन को हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, वो हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, वाटर एनर्जी, और इसी में कहा जाता है फॉरेस्ट, जंगल। कैसे, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। अब क्या कोयला एक बार जब ख़त्म हो जाए पृथ्वी पर, तो इसे बनने के लिए क्या ये 10 साल में बन जाएगा, नहीं, इसके लिए लंबा समय इंतजार करना पड़ता है, लाखों साल, करोड़ों साल। ठीक है, खनिज तेल का भी वही कहानी है और प्राकृतिक गैस का भी वही कहानी है। तो वन है जो कि अगर आप जंगल को काट भी देना और अगर 2 साल 4 साल छोड़ दें तो वो क्षेत्र फिर से जंगल जैसा बन जाता है। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये आंसर्स हैं आज के 10 प्रश्न का। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का PDF मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।